नमस्कार और स्वागत है इस खास पड़ताल में जहां हम बात करेंगे प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कफन। क्या कोई इंसान इतना संवेदनहीन हो सकता है? मतलब इतना कि अपनी ही पत्नी के कफन के पैसे वो भी खुद पर उड़ा दे? सुनने में ही झकझोर देता है ना। लेकिन यही वो सवाल है जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन के बिल्कुल सेंटर में है। तो चलिए आज इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और इसकी हर एक परत को खोलकर देखते हैं। प्रेमचंद को यूं ही साहित्य का सम्राट नहीं कहते, जानते हैं? उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वो समाज का आईना दिखाते थे, एकदम असली, बिना किसी फिल्टर के। खासकर गरीबी, लाचारी, जो उस वक्त की कड़वी सच्चाई थी। और कफन, भाई, उनकी इसी कला का शायद सबसे ताकतवर एग्जाम्पल है। तो चलिए अब सीधा कहानी में चलते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, एक बहुत ही अंधेरी ठंडी रात है और एक झोपड़ी के दरवाजे पे कहानी शुरू होती है। तो इस झोपड़ी के बाहर बैठे हैं बाप बेटा घीसू और माधव। आग लगभग बुझ चुकी है और दोनों एकदम चुप हैं। और अंदर अंदर माधव की पत्नी बोधिया बच्चे को जन्म देते हुए अपनी जान दे रही है, तड़प रही है। लेकिन इन दोनों को देखिए, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हो ही ना रहा हो। और जानते हैं वो अंदर क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि उन्हें डर है कि अगर एक अंदर गया तो दूसरा आग में भुने हुए आलू अकेले ही खा जाएगा। मतलब भूख इंसानियत से बड़ी हो चुकी है। और जब बुधिया मर जाती है तो घीसू क्या कहता है? वो तो स्वर्ग जाएगी, उसने कभी किसी को सताया नहीं। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उनकी सोच है। वो अपनी लापरवाही को, अपनी इस बेफिक्री को किस्मत और धर्म का नाम दे रहे हैं। ये दिखाता है कि वो सिस्टम से कितने निराश हो चुके हैं, कितने उदासीन। अच्छा, तो बुधिया की मौत हो जाती है। अब बाप बेटे निकलते हैं कफन के लिए पैसे जुटाने। जमींदार के पास जाते हैं, गांव वालों के सामने रोते गिड़गिड़ाते हैं और किसी तरह 5 रुपए जमा कर लेते हैं। अब इन 5 रुपयों से बुधिया के लिए कफन खरीदना है, बस यही काम है। लेकिन जैसे ही वो 5 रुपए हाथ में आते हैं ना, कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उनकी नीयत डोलने लगती है। निकलते तो हैं बाजार कफन लेने के लिए, पर दिमाग कहीं और ही चल रहा होता है। एक कश्मकश शुरू हो जाती है मन में। और फिर आता है कहानी का वो सबसे जरूरी सवाल, वो सवाल जो सब कुछ बदल देता है। जिसे जीते जी तन ढाकने को एक कपड़ा तक नहीं मिला, उसे मरने के बाद इस नए कफन का क्या फायदा? ये लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उनका सोचना था कि ये कफन तो लाश के साथ जली जाएगा। जिस समाज ने बुधिया को जीते जी कुछ नहीं दिया, उसके मरने पर ये दिखावा किस लिए? और बस फैसला हो जाता है। वो कफन नहीं खरीदते, बल्कि उस पैसे से सीधा एक शराब खाने पहुंचते हैं। वहां वो शराब पीते हैं, गर्मा गर्म पूरियां खाते हैं और शायद जिंदगी में पहली बार पेट भरने का जो सुख होता है उसे महसूस करते हैं। और तो और वो बुधिया को दुआएं देते हैं कि तेरी वजह से आज हमें ये खाना मिला। तो यहाँ कहानी खत्म होती है, पर असली सवाल शुरू होता है। क्या घीसू और माधव का ये जो बर्ताव था वो सिर्फ उनकी अपनी सोच थी, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी, कोई गहरी सामाजिक वजह छिपी हुई थी? चलिए अब इसे डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। प्रेमचंद यहीं पर हमें छोड़ देते हैं सवाल के साथ। क्या घीसू और माधव सच में इतने बुरे थे, इतने अमानवीय थे, या फिर वो उस सिस्टम की पैदाइश थे, उस व्यवस्था की जो खुद राक्षसी थी? क्या हम उन्हें बस बुरा कहकर अपना पल्ला झाड़ सकते हैं, या हमें उस सिस्टम पर उंगली उठानी चाहिए जिसने उन्हें ऐसा बना दिया? चलिए इसको ऐसे समझते हैं। एक तरफ है समाज जो उम्मीद करता है कि वो दुख मनाएं, रोएं, रीति रिवाज पूरे करें, और दूसरी तरफ है उनकी हकीकत। और उनकी हकीकत क्या है? सिर्फ और सिर्फ भूख। एक ऐसी भूख जिसके सामने सारे नियम, सारे संस्कार छोटे पड़ जाते हैं। सीधी सी बात है, जिस समाज ने उन्हें जीते जी कभी सम्मान नहीं दिया, उसके बनाए नियमों की वो मरने के बाद परवाह क्यों करें? तो ये कहानी हमें कुछ बहुत ज़रूरी थीम्स के बारे में बताती है। पहला, कि गरीबी कैसे इंसान को इंसान नहीं रहने देती। दूसरा, ये सोशल रियलिज्म का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, समाज का कड़वा सच। तीसरा, ये मॉरल वैल्यूज़ और जीने की जो बेसिक इंस्टिंक्ट होती है उसके बीच की लड़ाई है। और आखिर में ये उस इंसान की साइकोलॉजी है जिसे इतना दबाया गया है कि अब उसे सही गलत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ओके, तो अब बात करते हैं उन लोगों की जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, खासकर बीए हिंदी के स्टूडेंट्स। आपके लिए कुछ की पॉइंट्स हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कैरेक्टर्स। घीसू यानी पिता, वो एकदम प्रैक्टिकल है। सालों के अनुभव ने उसे सिखा दिया है कि समाज से कोई उम्मीद मत रखो।
वो अपने हर काम को जस्टिफाई करने के लिए एक फिलॉसफी बना लेता है। वही माधव, जो बेटा है, उसमें शुरू में थोड़ी हिचक है, समाज का डर है, लेकिन आखिरकार भूख और हालात उसे भी अपने बाप के रास्ते पर ले ही आते हैं। अब देखिए, एग्जाम में कुछ इस तरह के सवाल आ सकते हैं, जैसे कफन एक सामाजिक यथार्थवादी कहानी कैसे है, या घीसू और माधव की साइकोलॉजिकल स्टेट को एनालाइज करें। और एक बहुत कॉमन सवाल, क्या कफन टाइटल सिंबॉलिक है? तो हाँ, बिल्कुल है। ये कफन सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये समाज के उस दिखावे का, उस झूठी इज्जत का सिंबल है जो सिर्फ अमीरों के लिए है। ये उन रस्मों पर एक तमाचा है जो इंसानियत से बड़ी मान ली जाती हैं। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं कि असली गुनहगार कौन है, घीसू और माधव, या वो समाज जिसने उन्हें इस हालत तक पहुंचाया? इस पर सोचिएगा जरूर। और हाँ, अगर आपको कफन का ये विश्लेषण पसंद आया हो, मीनिंगफुल लगा हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और लिटरेचर एनालिसिस